आज के क्लास में हम लोग रे ऑप्टिक्स में चौथा चैप्टर पढ़ने वाले हैं प्रिज्म में, जिसमें प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये वर्ण विक्षेपण क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। उसके पहले सबसे पहले हम लोग प्रिज्म के बारे में समझेंगे। तो प्रिज्म में कैसा एक सतह होता है। तो प्रिज्म में 3 आयत होता है और 2 त्रिभुज होता है। इसका जो बनावट होता है, अगर प्रिज्म का बनावट का बात किया जाए तो थोड़ा सा वेट कर ले, वर्ड फाइल ले लेते हैं। प्रिज्म का बनावट का अगर बात करेंगे तो हम यहाँ पे शो कर सकते हैं कि प्रिज्म का बनावट किस प्रकार का होता है। आकृति प्रिज्म का है यहाँ पे तो कोई प्रिज्म का आकृति नहीं दिख रहा है। चलिए यहाँ पर ध्यान देते हैं। प्रिज्म का आकृति में हम अभी थोड़ा देर पहले बताए, इसमें क्या होता है तो इसका जो बनावट कुछ इस प्रकार का होता है। 2 त्रिभुज इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, 2 त्रिभुज इसमें देखने को मिलता है। प्रिज्म के बनावट में 2 त्रिभुज होता है और 3 ये 2 त्रिभुज दिखा आमने सामने रहता है और 3 तरफ से आयत रहता है और 3 तरफ से आयत रहता है। ये 2 त्रिभुज होता है और इसको ऐसे मिला देते हैं तो देख सकते 3 आयत बनता है। एक आगे और एक पीछे त्रिभुज होता है और आमने सामने यहाँ पर 3 आयत दिखा देते हैं। ये एक आयत है, ये एक आयत है और एक नीचे की ओर है। दूसरे कलर से दिखा देते हैं। यहाँ पे एक नीचे की ओर यहाँ पे आयत है। ये 3 आयत होता है और 2 त्रिभुज होता है। नॉर्मली इसको हम लोग इस फ्रंट साइड से देखते हैं। यहाँ के हम लोग इस फ्रंट साइड से देखते हैं तो सिर्फ हम लोग को एक क्या दिखाई देता है, एक त्रिभुज दिखाई देता है। इसी को क्या बोला जाता है, प्रिज्म बोला जाता है। ठीक, हम लोग इसको फ्रंट साइड वाला सिर्फ व्यू को दिखाते हैं सतह पे तो सिर्फ हम लोग को एक त्रिभुज नजर आता है, लेकिन ये इसका आकृति कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्रिज्म का डिफिनीशन लिख लेना है। तो प्रिज्म का डिफिनीशन अगर लिखेंगे तो प्रिज्म में हेडिंग डालना। सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखना है। चैप्टर ये 4 है, चैप्टर का नाम लिख लेना है। उसके बाद प्रिज्म में हेडिंग डाल के लिख लेना है किसी कोण पर झुके 2 समतल के पृष्ठों के बीच घिरे पारदर्शी माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। इतना लिख लेना है, प्रिज्म कहते हैं। अब बात करते हैं प्रिज्म से अपवर्तन की घटना किस प्रकार से होता है, उसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। कभी हम बता दिए यहाँ पर जो प्रिज्म का बनावट होता है वो किस प्रकार का हम लोग बनावट को लेते हैं। जो प्रिज्म का बनावट होता है वो हम लोग बनावट जो लेते हैं वो किस प्रकार का होता है, तो वो एक त्रिभुज की तरह हम लोग दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो त्रिभुज होता नहीं है। एक्चुअल में वो त्रिभुज होता नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना है। जो हम अभी आकृति दिखाए कुछ इस प्रकार की आकृति इसका होता है। चलिए तो आते इसका अपवर्तन की घटना दिखाते हैं कि अपवर्तन की घटना किस प्रकार से इसमें होता है। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये एक प्रिज्म है न कि त्रिभुज है। ठीक है, इस बात को समझना है। इसको दे दिए नाम ABC। अब इस वाले सतह पर ये एक आयत वाला सतह होता है तो इस सतह पर प्रकाश का अपवर्तन की घटना सबसे पहले है। प्रकाश किरण मान लेते हैं कि इधर से आ रहा है, एक प्रकाश की किरण इधर से आ रहा है, इस पर आके टकराया। हमको पता है टकराने के बाद इस सतह से अपवर्तन की घटना होगा, इसलिए कि ये कैसा माध्यम है, तो ये पारदर्शी माध्यम में से प्रकाश आर पार कर सकता है। तो अगर इसके सतह पे आके टकराएगा
तो इसके लंबवत देखो, बाहर में जो भी होता था, बाहर हम माध्यम कौन सा ले रहे, वायु ले रहे, अंदर में ये मान लेते हैं गिलास है, मतलब कांच है। तो कांच का अपवर्तनांक ज्यादा होता है तो ये लंबवत की ओर झुकेगा। इधर झुकेगा। तो सबसे पहले इसका लंबवत दिखा लेते हैं। तो ये इसका लंबवत है, तो ये लंबवत की ओर झुकेगा। लंबवत का मतलब सतह के जो लंबवत लाइन होता है उसी को लंबवत कहते हैं। तो ये यहाँ पे लंबवत है। तो ये क्या होगा, इस लंबवत की ओर झुकेगा प्रकाश की किरण। मान लेते हैं कि ऐसे झुक गया, जाना चाहिए था ऐसे लेकिन ये झुक गया, जाना चाहिए था ऐसे लेकिन ये झुक गया। फिर यहाँ पर दूसरे सतह आ रहा है, तो यहाँ पर प्रकाश का क्या होगा, अपवर्तन की घटना घटेगा। यहाँ पर ही प्रकाश के अपवर्तन घटना घटेगा। तो इसका लंबवत अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, ये इसका लंबवत हो गया। अब अगर ये इसका लंबवत है इस सतह से, तो ये इसका लंबवत है, तो यहाँ पर भी प्रकाश का अपवर्तन की घटना होगा। तो ये लंबवत से दूर जाएगा, क्यों, ऐसे सीधे नहीं जाकर ये लंबवत से क्या होगा, दूर जाएगा, मतलब ये इस तरफ मुड़ जाएगा। इसलिए कि ये अंदर वाला सघन माध्यम है, बाहर वाला विरल माध्यम है। तो सघन से विरल में जाता है तो लंबवत से दूर चला जाता है। अब एक एक पॉइंट, एक एक एंगल ध्यान में रखना है, अदरवाइज ये गलत होने का चांसेस रहेगा। अब देखो, एक्चुअल में जो किरण जा रहा है, इसे निकलने के बाद यहाँ से जा रहा है, उसको पीछे बढ़ाएंगे तो ऐसे दिखाएंगे ना। एक्चुअल में जो किरण जा रहा है ऐसे जा रहा है। जाना कैसे चाहिए था, तो इस किरण को इधर जाना चाहिए था, लेकिन जा किधर रहा है, इधर जा रहा है। तो ये जो कोण में ये जो अंतर आया, ये जो कोण में यहाँ पे अंतर आया, इस कोण को हम लोग डेल्टा से दिखाते हैं। इस कोण को किससे दिखाते हैं, डेल्टा से दिखाते हैं। ये स्मॉल डेल्टा होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विचलन कोण के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, विचलन कोण के नाम से जानते हैं। ये जो एंगल यहाँ पे बना, जितना कोण से ये झुक गया प्रकाश की किरण, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, विचलन कोण के नाम से जानते हैं। अब एक एक बात ध्यान में रखना है, और क्या क्या है, तो ये जो आने वाला किरण था, ये जो आने वाला किरण था, तो इस किरण को हम लोग क्या कहते हैं, इस किरण को हम लोग क्या कहते हैं, सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखना है कि इस किरण को कहते क्या है। तो आपतित किरण कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। ये जो ये वाला किरण है, ये अपवर्तित किरण होता है। ये कौन सा किरण होता है, ये अपवर्तित किरण होता है। और जो बाहर निकलता है उसको निर्गत किरण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, निर्गत किरण कहते हैं। तो सबका पहले नाम इंडिकेट करते हैं। चलिए, ये वाला जो किरण है, ये वाला, इस किरण को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस किरण को आपतित किरण कहते हैं। आने वाले किरण को, ये हम लोग पहले से भी जानते हैं, फिर भी यहाँ पर लिख रहे हैं, इसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। थोड़ा सा दूरी दूरी पर दिखाएंगे, कंफ्यूजन ना हो। इसको हम ऐसे एक तीर का निशान देकर आप लोग भी दिखा लीजिएगा। ये जो इधर आया, ये अपवर्तित किरण, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण कहते हैं। ये जो बाहर निकल गया किरण, इस किरण को निर्गत किरण नाम देते हैं। निर्गत किरण कहते हैं। ठीक, तो यहाँ 3 प्रकार की किरण देखने को मिल रहा है। अभी हम थोड़ा देर पहले ही बता दिए, इसी कोण को, ये जो डेल्टा लिखे है, इसी डेल्टा को हम लोग क्या कहते हैं, तो विचलन कोण के नाम से जानते हैं। विचलन कोण के नाम से जानते हैं। जितना कोण से भटक गया, उसको हम लोग विचलित हो गया, तो उसको हम लोग विचलन कोण कहते हैं। और एक और चीज है, ये जो एंगल होता है, इस वाले एंगल को, ये जो ए एंगल होता है, इस वाले एंगल को कहते हैं प्रिज्म का कोण। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग प्रिज्म का कोण कहते हैं। इसको हम लोग प्रिज्म का कोण कहते हैं। अब देखो, आने वाले आपतित किरण लंबवत से जो कोण बनाएगा, आपतित किरण जो लंबवत से कोण बनाएगा, उस कोण को यहाँ पे ये हमें पता है कि इसको हम लोग आई से दर्शाते हैं। इस कोण को हम यहाँ पे आई लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो बाहर निकल रहा है, इस कोण को हम आर लिख देते हैं। बस यहाँ पर अभी इतना ही इन्फॉर्मेशन
जानना जरूरी है। बाकी का इन्फॉर्मेशन हम इसके बारे में हम लोग डेरिवेशन करेंगे तो उसका फिर से अलग से एक डायग्राम बना देंगे, ये इसी में समझा देंगे, ठीक है। तो ये एक प्रिज्म है, पूरा ऑल ओवर बनावट है इसका, जिसके बारे में सारा जानकारी हम दे दिए। इस डायग्राम को बना के आप लोग को सारे पॉइंट यहाँ पे लिख लेना है, जो चीज़ें यहाँ पे दर्शाए, ठीक है। इतना करने के बाद एक छोटा सा डिफिनीशन लिख लेना है, किसके बारे में, तो विचलन का कोण के बारे में थोड़ा सा डिफिनीशन लिख लेना है। चलिए ये डायग्राम, वीडियो को पॉज करें, पॉज करके इस डायग्राम को बना लेना है। आगे आते हैं तो हम लोग एक डेफिनेशन देखेंगे, किसका, तो विचलन के कोण का। तो लिखना है विचलन का कोण, शॉर्ट हेडिंग ही लिखना है, इसलिए कि सब प्रिज्म के अंदर बताया जा रहा है, ठीक। हेडिंग डालना है विचलन का कोण। तो विचलन का कोण जो है किसके बीच का है, थोड़ा सा यहाँ पर भी ध्यान दे सकते हैं, ये किसके बीच का है। तो ये जो लाइन है ये कौन सा किरण है, ये कौन सा किरण होना चाहिए, तो ये आपतित किरण है। और ये कौन सा किरण है, निर्गत किरण है। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण को ही हम लोग क्या कहते हैं, विचलन का कोण कहते हैं। हेडिंग डालना है, शॉर्ट हेडिंग है विचलन का कोण, उसमें लिखना है आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच के कोण को, आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन का कोण कहते हैं। बीच के कोण को विचलन का कोण कहते हैं। इस वाला डायग्राम को नहीं बनाना है, जो हम वहाँ पे बना है उसको बनाना है, इसलिए उसमें बहुत सारे पॉइंट इंडिकेट कर दिए, ठीक है। अब आगे दिया हुआ है आपतन कोण और विचलन कोण में संबंध। आपतन कोण किसको बोल रहे हैं, तो आपतन कोण आई को कह रहे हैं। आपतन कोण किसको कहते हैं, आई को कहते हैं। अच्छा, इसको भी इंडिकेट करना चाहते हैं डायग्राम में तो कर सकते हैं, क्लिक करा ही देते हैं। ये जो आई होता है इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, ठीक। इसको अपवर्तन अपवर्तन कोण कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं। तो इसको अपवर्तन कोण कहते हैं, इसको आपतन कोण कहते हैं। ये पहले से पता भी होना चाहिए पहले भी, चलो इसको छोड़ ही देते हैं, ज़्यादा लेंदी हो जाएगा डायग्राम, ठीक। तो यही दोनों कोण के बीच में हम लोग को संबंध को दर्शाना है, किसके, आपतन कोण। और आपतन कोण को आई से दिखाते हैं, विचलन कोण को हम लोग डेल्टा से दिखा रहे हैं, ठीक है। दोनों के बीच के संबंध को समझ लेना है। यहाँ पे सिर्फ हम लोग इसमें ग्राफ को समझेंगे कि ये ग्राफ किस प्रकार से बताया गया है। सबसे पहले हेडिंग लगाना है कि आपतन कोण और विचलन कोण में संबंध, आपतन कोण और विचलन कोण में संबंध। देखिए इस डायग्राम को देखेंगे तो ये एंगल ऑफ डेविएशन है। तो ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है, इस किस लाइन को दर्शा रहा है, अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो ये विचलन कोण को बता रहा है। किसको बता रहा है, ये विचलन कोण को बता रहा है। तो यहाँ पर लिख लेना है विचलन कोण, जिसको हम लोग किससे दर्शा रहे हैं, डेल्टा से दर्शा रहे हैं। नीचे वाला एंगल को हम लोग क्या कह रहे हैं, हिंदी में अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आपतन कोण। इसको हम लोग आपतन कोण लिख लेंगे, जिसको आई से दर्शाया जाता था, यहाँ पे आई दिखा दी। अब यहाँ पर देखो, ग्राफ इसका कुछ इस प्रकार का होता है। इसका मतलब क्या है, ग्राफ इसका कुछ इस प्रकार का होता है। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। होता क्या है, जब यहाँ पे देखो नीचे की ओर आ रहे हैं तो आई के मान बढ़ रहा है, घट कौन रहा है, विचलन कोण घट रहा है। आई का मान बढ़ रहा है, विचलन कोण घट रहा है। तो आई जैसे जैसे बढ़ा रहे वैसे वैसे विचलन कोण घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जहाँ से आई बढ़ाने पर विचलन कोण क्या हो जा रहा है, बढ़ना शुरू हो जाए। विचलन कोण क्या हो जा रहा है, यहाँ से बढ़ना शुरू हो जाए। यहाँ तक घट रहा था, लेकिन एक ऐसा कोण आ रहा है आपतन कोण, जिस कोण के बाद यहाँ से जो विचलन कोण हो रहा है वो बढ़ना शुरू कर दे रहा है। इसका मतलब ये है, कोई एक ऐसा आपतन कोण होगा जिसको हम आई नॉट से दर्शा रहे हैं, कोई ऐसा एक आपतन कोण होगा जिसको हम आई नॉट से दर्शा रहे हैं। इस पर विचलन कोण का मान सबसे क्या हो जा रहा है, न्यूनतम हो जा रहा है, इसलिए कि यही सबसे कम है, बाकी फिर बढ़ना इधर शुरू कर दे रहा है। तो ये एक ऐसा आपतन कोण होता है जिस पर विचलन कोण न्यूनतम होता है, उसके बाद फिर से ये बढ़ना शुरू कर देता है, ठीक। तो न्यूनतम विचलन की स्थिति कब उत्पन्न होती है, जब एक ऐसा आपतन कोण होता है जिस पर विचलन कोण क्या होता है, न्यूनतम पाया जाता है। बाकी पर ये क्या होता है, अधिकतम ही होता है। इधर भी अधिक है, इधर भी अधिक है, इसी कोण को सबसे न्यूनतम मान देता है, किसका, विचलन कोण का। तो यही डायग्राम इसमें दिखा लेना है जो दिखाया गया है। इसमें खास कुछ इसमें लिखना नहीं है, सिर्फ डायग्राम को दिखा लेना है।
चलिए, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं प्रिज्म से होकर प्रकाश का अपवर्तन जब होता है तो उसका हम लोग डेरिवेशन देखते हैं कि उसका उसमें अपवर्तनांक का मान कितना आता है। यही हेडिंग डालना है, प्रिज्म से होकर प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म से होकर प्रकाश का अपवर्तन। डाल लिए। उसके बाद इसमें लिखना है, माना कि एक प्रिज्म है जिसे वायु में रखा गया है, एक प्रिज्म को वायु में रखा गया है जिसका प्रिज्म का कोण ए है तथा अपवर्तनांक म्यू है। चलिए, तो इसका हम लोग विचलन कोण निकालना है। बाकी जितना चीज़ है उतना चीज़ लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत सारा चीज़ इसमें आ जाएगा। ठीक, तो अब सीधे डायग्राम में हम लोग देखेंगे। डायग्राम यही रहेगा, इसका भी यही डायग्राम बना लेना है। और इसमें थोड़ा सा चेंजिंग क्या करेंगे, तो ये जो आपतन कोण है ना उसको हम I1 से दिखाएंगे और ये जो अपवर्तन का कोण है इसको R1 से दिखाएंगे। फिर यहाँ पर इसका लंबवत ये है, यहाँ पर ध्यान देना है, लंबवत ये है, प्रकाश की किरण ये है, तो ये वाला जो कोण होगा तो इस कोण को हम लोग इस वाला कोण को R2 से दिखाएंगे, इस वाले कोण को हम लोग R2 से दिखाएंगे। तो इसी में इंडिकेट ये R2 से होगा। ये बाहर जो निकल रहा है, सॉरी यहाँ गलती कर दिए, ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण इसको हम I2 से दिखाएंगे, इसलिए कि अपवर्तन का कोण है इसको I2 से दिखाएंगे। यहाँ जो बाहर निकल रहा है इसको R2 से दिखाएं। ठीक है, इतना कोण इंडिकेट कर लेना है सभी को अच्छे से। नाम थोड़ा दे देते हैं, तो नाम का अगर बात करेंगे तो यहाँ पे हम इसका नाम O दे देते हैं। यहाँ पर हम O दे दिए, यहाँ पर इस वाले बिंदु का नाम Q दे दिए और इस वाले बिंदु का नाम R दे दिए। देखो इसमें हचपच बहुत सारी चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना है। और क्या है, जब अच्छे से समझेंगे तभी जाके पूरा डेरिवेशन समझ में आएगा और इसका डेरिवेशन भी आता है, इसलिए इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले आते हैं, थोड़ा सा अलग अलग से डायग्राम बनाएंगे और उस पर गौर करना है, समझने की कोशिश करना है। जो ये Q वाला पॉइंट है, तो Q वाला पॉइंट का हम अलग से डायग्राम यहाँ पे दिखा रहे हैं, Q वाला पॉइंट का बिंदु समझने के लिए। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि अलग से दिखाना जरूरी है। बिंदु Q पर क्या हो रहा है, बिंदु Q पर क्या हो रहा है, तो देखिए जितना लाइन है सब लाइन को दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम ये AB वाला लाइन को दिखा रहे हैं, ये A वाला है, ये B वाला है। ठीक है, और उसके बाद ये जो प्रकाश की किरण आ रहा है उस प्रकाश की किरण को हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। इस प्रकाश की किरण को हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। ठीक है, और ये प्रकाश की किरण है और इसके लंबवत को यहाँ पर दर्शा देते हैं, जैसे जैसे वहाँ पे है वैसे ही दर्शा रहे हैं। इसको आप लोग को बनाना जरूरी नहीं है, चाहेंगे तो बना सकते हैं, छोड़ सकते हैं, समझाने के लिए बता रहे हैं। और इसका अपवर्तन के बाद जो प्रकाश किरण जा रहा है ये वाला है, यही वाला बिंदु क्या है, तो Q बिंदु है। ठीक है, तो यही Q बिंदु है, हम लोग इसको दिखा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे
कौन कौन सा एंगल क्या है उसको समझना है। और ये अगर सीधा जाता तो ये ऐसे लाइन जाता, ठीक है, सीधा जाता तो ये वाला लाइन जाता। बात समझ में आया। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि हो क्या रहा है। ये वाला एंगल कितना है, ये वाला टोटल आई है। तो ऑब्वियस है कि ये अपोजिट एंगल जब समान ये एक दूसरे को क्रॉस करता है तो ये पूरा एंगल यहाँ पर कितना होगा, आई होगा। पूरा एंगल कितना होगा, तो ये पूरा एंगल जो होगा, ये पूरा जो एंगल होगा वो आई होगा, ठीक है। अगर बात करेंगे ये वाला एंगल कितना है, तो ये वाला कितना है, सॉरी ये I1 है, तो ये पूरा I1 होगा। तो ये वाला एंगल कितना है, तो ये R1 है। तो कोई पूछेगा कि ये एंगल कितना बचेगा, तो ये एंगल बचेगा पूरा I1 है, I1 माइनस क्या बचेगा, R1 बचेगा। तो ये एंगल निकल गया I1 माइनस R1। तो अब सिंपल यहाँ पर इंडिकेट कर सकते हैं कि जो ये वाला एंगल है, अब यहाँ पर हम इंडिकेट करेंगे तीर के निशान से, जो पतला सा लाइन दिखाएंगे। और ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल कितना बचेगा, तो I1 माइनस R1 होगा। इसी प्रकार से देख सकते हैं कि ये वाला टोटल एंगल कितना R2 है, तो यहाँ पर इस लाइन से ये टोटल एंगल कितना होगा, R2 होगा। तो ये वाला जो एंगल होगा ये कितना बचेगा, ये वाला जो एंगल होगा, तीर का निशान अच्छा से इंडिकेट करना है, ये वाला जो एंगल होगा वो एंगल कितना बचेगा, तो R2 माइनस I2 बचेगा, R2 माइनस, सॉरी ध्यान हटेगा समझ में नहीं आएगा, R2 माइनस I2 होगा। तो ये टोटल एंगल R2 था, इसमें से I2 को घटा दिए तो ये वाला एंगल बचा। और इस वाले बिंदु को हम कुछ नाम दे देते हैं, P नाम दे देते हैं, चलिए इस वाले बिंदु को P नाम दे देते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना है, एक त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है, कौन सा, तो ये वाला त्रिभुज पर ध्यान देना है, ये वाला। इस त्रिभुज को अगर देखेंगे पी क्यू, यहाँ पे आर मान लेते हैं, यहाँ पर पी है तो पी क्यू ये आर हो गया। ये इसमें ये एंगल पता है कितना है, I2 माइनस R2 माइनस I2 है। और ये वाला एंगल पता है I1 माइनस R1 है। जब ये दो एंगल इसमें पता है तो ये वाला जो एंगल है, इस त्रिभुज के बाह कौन है, यहाँ पर अलग से ये त्रिभुज बना देते हैं, चलिए समझने के लिए, कि अगर एक त्रिभुज यहाँ पे बनाया गया है और ये यहाँ से जो लाइन गया है, ये वाला एंगल डेल्टा है और ये वाला एंगल कितना है, तो ये वाला एंगल हम लोग का I1 माइनस R1 है। और ये वाला एंगल कितना है, तो R2 माइनस I2 है, ठीक है। तो ये दो एंगल पता है, ये बाहर का एंगल है इस त्रिभुज में। तो हम लोग पता है कि अगर त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज का नाम क्या है, तो PQR में, PQR में ये जो डेल्टा है बाहर का एंगल है। तो बाहर वाला एंगल जो दो आंतरिक कोणों का योगफल का क्या होता है, बराबर होता है। दो आंतरिक कोणों का योगफल का क्या होता है, बराबर होता है। तो ये इसके योगफल का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से ये निकल के आया। अच्छा, चलिए डायग्राम से बुक से थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, इसलिए जो बुक में दिया हुआ है उसी को वही एंगल लेते हैं। बुक में इसको क्या लिया गया है, इसको लिया गया है R2, इसको लिया गया है R2, इसको लिया गया है I2, इसको लिया गया है I2। तो ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पर इसको चेंज कर देते हैं। इसको चेंज कर देते हैं। तो ये जो एंगल यहाँ पर, इसको हम चेंज कर देते हैं। तो ये जो बचेगा I2 माइनस क्या होगा, तो ये क्या हो रहा है, तो ये जो एंगल बचेगा ये क्या होगा, I2 माइनस R2 होगा, ये वाला, ये जो दिखा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना है, बुक के हिसाब से ही चलेंगे तो अच्छा रहेगा, तो उसको समझने में और ज़्यादा परेशानी नहीं होती। ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है यहाँ पे, तो ये R2 माइनस R2 है, ठीक है। तो अब ठीक है, अब इसको यहाँ से अब लिखते हैं, यहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर तो ठीक है,
यहाँ से खाली चेंज कर देना है इसको। तो यहाँ पे चेंज कर देते हैं, क्या हो जाएगा, I2 माइनस R2 हो जाएगा। अब अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो डेल का मान I1 I2 को साथ में लिखता है, I1 प्लस क्या होगा I2 होगा। ये दोनों को दोनों माइनस में, दोनों को दोनों माइनस में, तो माइनस कॉमन कर लो तो ये बन जाएगा R1 प्लस R2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन आया। इस इक्वेशन को अभी 1 मान के चलते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं, अब थोड़ा सा देखिए हमको रिलेशन क्या निकालना है। ये जो डेल्टा है ना, ये कोण को प्रिज्म के कोण में और अपवर्तनांक के टर्म में इसको चेंज करना है। प्रिज्म के कोण में और अपवर्तनांक के टर्म में इसको चेंज करना है, यही बात ध्यान में रखना है। अब अगर बात करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं फिर से डायग्राम में, इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में देख सकते हैं पी क्यू ओ आर में ये तीन गो, मान लो कि ये वाला कोण, तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो तीनों कोणों का योगफल अगर 180 डिग्री होता है तो बात को समझना है। त्रिभुज पहले लिख देते हैं, यहाँ पे कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम है त्रिभुज क्यू ओ आर में। तो क्यू ओ आर में अगर बात करेंगे तो इसमें दो कोण पहले से ही R1 R2 है। ठीक है, तो एक तो हो जाएगा R1 प्लस R2, एक कोण नहीं पता है तो उस कोण का नाम लिख देते हैं QOR। यहाँ पर भी देख सकते हैं इस त्रिभुज के अंदर, यहाँ पर QOR में ये है R1, ये है R2, तो ये तीनों कोणों का योगफल कितना होगा 180 डिग्री होगा। वही चीज़ यहाँ पर लिख रहे हैं इस त्रिभुज में, तो तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। अगर यहाँ से कोण QOR लिख लेते हैं तो कितना आएगा 180 डिग्री, ये दोनों इधर प्लस में, इधर चला जाएगा माइनस में, R1 प्लस R2। ठीक है, इसको भी अब यहाँ पर इसको भी इक्वेशन 2 करके रखते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं, हमको ये QOR है उसको प्रिज्म के कोण में चेंज करना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं, एक चतुर्भुज में थोड़ा समझते हैं, ये कौन सा चतुर्भुज, तो AQOR, AQOR। अब देखो ये वाला जो लाइन है, ये लाइन लंबवत है, इस पर क्या है, तो ये भी यहाँ पर 90 डिग्री है और ये भी यहाँ पर कितना है 90 डिग्री है। तो ये दोनों कोण मिलाकर इस चतुर्भुज में AQOR में ये दोनों कोण मिलाकर 180 डिग्री हो जाएगा। चतुर्भुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 360 होता है, तो ये दोनों मिला के 80 डिग्री हो जा रहा है। तो ये दोनों कोण मिला के कितना होगा 80 डिग्री होगा। तो ये कोण O और कोण A मिला के कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो चतुर्भुज AQOR में, यहाँ पर याद रखना AQOR में, अगर इसका हम लोग बात करेंगे चतुर्भुज AQOR में, इसमें Q और R पहले से 90 डिग्री है, तो कोण A जो है वो एक ही एंगल है, तो कोण A डायरेक्ट लिख सकते हैं, प्रिज्म का कोण हम A माने ही है। और कोण O को कैसे लिख रहे हैं, तो अभी लिखे थे कोण O को QOR लिख रहे हैं। ये दोनों को मिलाकर कितना हो जा रहा है 180 डिग्री हो जा रहा है, दोनों को मिलाकर 180 डिग्री हो जा रहा है। अगर हम यहाँ से बात करेंगे तो कोण अगर OQOR का बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस A हो जाएगा। ठीक है, अब अगर यहाँ बात करेंगे समीकरण 2 में कोण OQR कितना है, तो उसके यहाँ पर इसके जगह पर रख देंगे 180 डिग्री माइनस R1 प्लस R2 बराबर 180 डिग्री माइनस A। ये कहाँ से रखा था समीकरण 2 से। ठीक है, अब यहाँ से ये क्या होगा 180, इधर भी प्लस में इधर भी प्लस में, तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा माइनस R1 प्लस R2 बराबर माइनस A। दोनों तरफ माइनस आने तो क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से R1 प्लस R2 का जो मान आया किसके बराबर आ गया, R1 प्लस R2 का जो मान आया वो A के बराबर आ गया। ठीक है, R1 प्लस R2 का मान ये A के बराबर। अब इसको समीकरण 3 कर देते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं,
यहाँ पे अगर आएंगे तो यहाँ से अगर R1 प्लस R2 का मान a रख देते हैं समीकरण 1 में, यही a के बराबर आया है ना, तो समीकरण 1 में समीकरण 3 से लिखते हैं, समीकरण दोनों को लिख देते हैं, समीकरण 1 तथा 3 से। तो 1 तथा 3 से अगर बात करेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आया है, फिर से एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ से निकल के आया है डेल्टा का मान, तो डेल्टा का मान कितना निकल के आया, डेल बराबर है I1 प्लस I2। अब यहाँ पर माइनस था R1 प्लस R2, उसके जगह पर क्या लिख देना है, a लिख देना है, उसके जगह पर यहाँ पे a हो गया। अब हमको देखो, अगर स्नेल का नियम बिंदु Q पर स्नेल का नियम यूज करना चाहते हैं तो I1 का मान पता होना चाहिए और R1 का मान पता होना चाहिए, I1 का मान पता होना चाहिए और R1 का पता होना चाहिए। तो ये समीकरण 4 मान लेते हैं इसको। अब देखो यहाँ पर एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि डेल्टा का मान, ये जो डेल्टा है ये न्यूनतम तभी होता है जब I1 बराबर I2 होता है और R1 बराबर R2 होता है। तो विचलन के न्यूनतम स्थिति में लिखेंगे यहाँ पे, विचलन की न्यूनतम मतलब कम, न्यूनतम स्थिति में, विचलन के न्यूनतम स्थिति में क्या देखने को मिलता है कि I1 बराबर क्या होना चाहिए, I2 तथा R1 बराबर R2 होना चाहिए। अब अगर समीकरण 3 का बात करेंगे तो क्या बन जाएगा, तो लिख देते हैं समीकरण 3 से। तो R1 अगर R2 के बराबर हो गया तो यहाँ से R1 के ही पद में रखना है, तो R2 को R1 लिख सकते हैं, बराबर कितना है, a है। तो यहाँ से R1 का मान निकालते हैं तो 2R1 बराबर a हो जाएगा, तो R1 बराबर कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। अब आते हैं समीकरण 4 में क्या चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर समीकरण 4 का बात करेंगे तो समीकरण 4 क्या बन जाएगा उसको देखते हैं। तो समीकरण 4 से, समीकरण 4 में ये डेल्टा है, डेल्टा का कंडीशन अब क्या लग चुका है, डेल्टा मिनिमम। तो इसे डेल्टा मिनिमम लिखिए, डेल एम सिर्फ लिख देते हैं, ठीक है, तो डेल एम ही सिर्फ रख देते हैं। तो डेल एम बराबर अभी हम लोग देखें I1 प्लस I2 था, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर I2 की जगह भी I1 ही रखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये I1 प्लस I1 माइनस a। हमको यहाँ से I1 का मान निकालना है, तो 2I1 माइनस a को इधर लेफ्ट हैंड साइड भेज देंगे, तो 2I1 का जो मान होगा वो डेल मिनिमम प्लस a हो जाएगा। यहाँ से I1 का जो मान निकल के आएगा डेल मिनिमम प्लस a/2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यूज करते हैं स्नेल का नियम। अब हम लोग यूज करते हैं स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या होता है, ये बिंदु P पर यूज करें, बिंदु Q पर, बिंदु Q पर आपतन कोण जो है I है। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर से एक बार ध्यान में रखें, स्नेल का नियम में क्या करते हैं, फिर से एक बार ध्यान में रखें। यहाँ पे Q बिंदु पर, जो यहाँ पर बिंदु Q है उस पर स्नेल का नियम यूज कर रहे हैं। तो जो ये आपतन कोण होता है तो यही लिखते हैं ना कि ये बाहर में है तो बाहर का अपवर्तनांक कितना है, 1। उसके बाद क्या लिखते हैं, साइन I1 बराबर अंदर का अपवर्तनांक को म्यू माने हैं, अंदर का कोण कितना है, साइन R1 है। तो यहाँ स्नेल का नियम यही लगेगा बिंदु Q पर। तो यहाँ से लिख सकते हैं बिंदु Q पर अगर लिखेंगे स्नेल का नियम तो क्या लिखाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, साइन I1 हो जाएगा बराबर म्यू साइन R1 हो जाएगा। तो अगर म्यू का मान निकालते हैं तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, साइन I1 बटे साइन R1। अब दोनों का मान रख देते हैं, I1 का मान है डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 और R1 का मान है a/2।
दोनों का मान अगर यहाँ पर लिख देते हैं तो म्यू का जो फॉर्मूला निकल के आ जाएगा साइन ए प्लस डेल मिनिमम बटे 2, ये पूरा साइन का एंगल हो गया, डिवाइडेड बाई साइन ए बटे 2। तो यही हो गया अपवर्तनांक का मान। तो ये हम लोग का अपवर्तनांक का मान आ गया। अगर यही प्रिज्म में क्या हो जाए, पतले प्रिज्म में हो जाए, तब विचलन कोण में क्या अंतर आएगा, साइन थीटा के जगह थीटा लिख सकते हैं। तो ये चीज़ बताया जाता है जब एंगल बहुत छोटा हो जाता है तो ये कब कंडीशन आएगा। यहाँ पर नीचे एक और कंडीशन लिख लेना है हेडिंग या डॉट करके, जब प्रिज्म में पतला हो तो विचलन कोण, तो देखो जब प्रिज्म में पतला होता है ना तो उस केस में क्या हो जाता है, जो साइन जो थीटा होता है वो लगभग थीटा के बराबर हो जाएगा। मतलब ये जो एंगल होगा बहुत स्मॉल हो जाएगा। जो प्रिज्म में पतला होगा तो ये जो ए एंगल होगा वो क्या होगा, बहुत छोटा हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि साइन थीटा के बराबर लिखा जाता है तथा एंगल ए बहुत छोटा होगा। जब एंगल ए बहुत छोटा होगा तो ऑब्वियसली जब थीटा छोटा रहता है, तो हम लोग ये लिख पाते हैं। तो यहाँ से अगर ये यूज करते हैं तो म्यू बराबर, अब साइन हट जाएगा, म्यू बराबर क्या लिखाएगा यहाँ पर, तो ए प्लस डेल मिनिमम बाई 2 डिवाइडेड बाई नीचे में ए बाई 2। अब यहाँ से देखिए ये नीचे से 2 से 2 कट जाएगा तो म्यू बराबर जो बचेगा ए प्लस डेल मिनिमम बाई ए। हमको डेल मिनिमम का मान यहाँ पे ज्ञात करना है। डेल मिनिमम का अगर मान ज्ञात करना है तो ये मिनिमम बोले या डेल बोले दोनों का मतलब यहाँ पर सेम होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, म्यू ए, ये ए इधर भाग में था इधर गुना में ए प्लस डेल मिनिमम। तो डेल मिनिमम का मान निकालना है तो ए इधर प्लस में इधर माइनस चला जाएगा तो म्यू ए माइनस ए हो जाएगा। अब इसमें से अगर ए कॉमन कर लेते हैं तो डेल मिनिमम का जो मान हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू ए हो जाएगा। इस फॉर्मूला को भी ध्यान में रखना है जब प्रिज्म में पतला हो तब, जब प्रिज्म में पतला नहीं हो तब इस फॉर्मूला को ध्यान में रखना है। ये दोनों फार्मूला ध्यान में आना चाहिए। डेरिवेशन इसका भी आता है तो इसका डेरिवेशन आएगा तो इतना डेरिवेशन करना होगा, ये एक्स्ट्रा ये वाला पार्ट नहीं करना होगा। ठीक, ये चीज़ को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले आप लोग को वीडियो कंप्लीट देखना है, उसके बाद इसको नोट डाउन करना है। तो नोट डाउन करते हुए देखिएगा तो कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट शुरुआत में था जो एंगल को समझना था, तो उसको समझने की कोशिश कीजिए। वीडियो के एक बार नहीं समझ में आया तो दोबारा देखकर इसको जरूर समझने की कोशिश कीजिए। तो आज को क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का पढ़ेंगे।